पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी पर डाला था विवादित पोस्ट। दिल्ली के मोतीनगर में शख्स की चाकू मारकर हत्या। छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई और पिता पर हमला। बदमाशों ने हमले में पिता को मौत के घाट उतारा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जैश आतंकी माजिद बाबा को श्रीनगर से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकी पर था 2 लाख का इनाम। और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का रोड शो। प्रियंका के सामने लगे मोदी। मोदी के नारे। प्रियंका गांधी ने हाथ मिलाकर बोला ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां देने की कोशिश करते हैं और हमारे रिपोर्टर्स के अलावा प्रोड्यूसर्स भी यहां पर जो है न्यूज रूम से अपनी तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसमें एक बार फिर मणिशंकर अय्यर चर्चा में है और अपने उसी बयान को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं जिसको लेकर वो चर्चा में थे, बल्कि विवाद में थे पीएम मोदी को लेकर। उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, जातिगत राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं फिर चर्चा है। पीएम मोदी ने गठबंधन की सरकार पर निशाना बोला है और कहा है कि जितने दिन तुम दोनों मिलकर, यानी बुआ और बउआ मिलकर सीएम नहीं रहे, उससे ज्यादा मैं गुजरात का सीएम रहा हूं, लेकिन जाति की राजनीति मैंने कभी नहीं की। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, प्रियंका शर्मा है, पश्चिम बंगाल की लीडर है, उन्होंने ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद अब उनको जमानत मिल गई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पिता की हत्या कर दी गई है, बेटी के छेड़छाड़ करने का विरोध किया था। इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ कहां तक ये नारा सच है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक और बेहद गंभीर खबर है, सेना ने एक चिट्ठी लिखी है और बाकायदा शिकायत की है कि उनको मिलने वाला गोला बारूद कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड है और उसको लेकर एक तरह से उन्होंने कई शिकायतें की। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मणिशंकर अय्यर की। पिछले दिनों आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर के 2014 में कई बयान ऐसे आए थे जिसको लेकर चर्चा हुई थी, विवाद हुआ था। पीएम मोदी पर उन्होंने एक गंभीर, बल्कि कहा जाए नीच शब्द का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था और कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। उसके बाद मणिशंकर अय्यर खामोश थे, लेकिन एक बार फिर वो सामने आए हैं तो अपने बयान को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे और क्या उस पर रिएक्शन है ये भी देखते हैं। शिकार बना हूं पहले और मुझको बहुत ही नुक्स पहुंचाया गया है। हालांकि मैं इसको न्यायपूर्वक नहीं समझता हूं, लेकिन जो हो गया है और अब जो अपने को बचाने का मौका मिला है, क्यों उसको वेस्ट करूं आपसे बात करके। बयान तो आ चुका है मेरे तरफ से, एक पूरा आर्टिकल है। आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं। देखो, कांग्रेस पार्टी गाली के मवालियों की महफिल बनी हुई है और इन पूरे 5 सालों तक झूठ का झोला और गाली का गोला लेकर के मोदी जी पर हमला करते रहे। लेकिन उनका हर हमला, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या उनके फ्रीलांसर्स हों या उनके सहयोगी हों, उनका हर हमला जो है वो नाकाम हुआ है और जनता ने जितनी इन्होंने गाली दी है, जनता ने उतना ही नरेंद्र मोदी जी को समर्थन और प्यार दिया है। मुझे आप एक उदाहरण दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को उनकी बदजुबानी पर या किसी और नेता की बदजुबानी पे लतेड़ा हो या माफी मांगने को कहा हो। अमित शाह ने कभी मोदी जी से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस की विधवा एक टिप्पणी उन्होंने की थी। मैं आपको सिर्फ एक टिप्पणी बता रहा हूं और ऐसी अनेक टिप्पणियां हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, मैं सिर्फ मोदी जी की टिप्पणियां बता रहा हूं। आपने सुना अमित शाह ने उनको बोला माफी मांगो? ये बात सिर्फ कांग्रेस में आपको दिख सकती है कि अगर कोई नेता कांग्रेस का गलत बात कहता हुआ पाया जाए, राहुल गांधी उन पर एक्शन लेते हैं, उनसे माफी मंगवाते हैं। हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ गए हैं। ताबिश, अभी बिल्कुल
बहुत जल्द में ही मुख्तार अब्बास नकवी से इस पर टिप्पणी लेकर आए हैं और उनका रिएक्शन भी लेकर आए हैं। ताबिश से हम पूछते हैं, झूठ का झोला और गाली का गोला, ये तमाम चीजें, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में तो माफी मंगवाने का रिवाज भी है, राहुल गांधी ने मंगवा लिया, लेकिन आज तक अमित शाह ने मोदी से माफी नहीं मंगवाई है। क्या तेरी गाली मेरी गाली का खेल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए आजाद साहब, अभी मैं मुख्तार अब्बास नकवी के पास था, उनसे मैंने यही कहा कि ये क्या जो राजनीति इस वक्त हो रही है देश के अंदर, जो राजनीतिक माहौल हम है, किस तरह का माहौल है देश के अंदर, क्या क्या दिखाना चाहते हैं मतलब राजनीतिक दल। और कांग्रेस पार्टी इस बार मणिशंकर अय्यर का बचाव किया गया। पिछली बार 2017 में जिस वक्त का मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को लेकर के अपशब्द कहे थे तो कांग्रेस पार्टी इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई थी, लेकिन अब मुख्तार अब्बास नकवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जबान से मीठे शब्द निकलना बंद हो चुका है। उन्होंने मीठी जबान का शुगर हो चुका है, उनको शुगर हो चुका है, वो नहीं बोलते हैं ऐसे कोई शब्द जिससे कम से कम देश में उस तरह की भावनाएं न भड़काई जा सके। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि पूरी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त मैं वहीं था जिस वक्त उनसे सवाल किया गया कि मणिशंकर अय्यर ने इस तरह का प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है और उसका बचाव कांग्रेस करे, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही कि कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर है, कांग्रेस पार्टी अब अपने असली रूप में आ गई है, उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री पर उन तमाम शब्दों की तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति नजर नहीं आ रही खालिद साहब। लेकिन ताबिश, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि मुझको बहुत निशाने पर लिया, लेकिन मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूं क्योंकि अब वो चीजें सामने आने लगी हैं। जिस तरह राजीव गांधी को लेकर निशाने पर लिया है विपक्ष ने भी और खासतौर से बीजेपी के विरोधियों ने, और उसके बाद अब कांग्रेस भी एक तरह से ऑफेंसिव होना चाहती है। वो कह रही है कि हमने तो चलो माफी भी मंगवा ली है, लेकिन अगर कांग्रेस की विधवा हो या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, इसको लेकर बाकायदा उन्होंने, अभी आपने सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हम तो माफी भी मंगवा लेते हैं, हम पार्टी से भी निकाल भी देते हैं, लेकिन बीजेपी में किसी को नहीं निकाला गया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्टेप उठाया है। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता अब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम माफी मंगवा लेते हैं, हम पार्टी से निकाल देते हैं। माफी मंगवाना, उसके बाद वही गलती करना, फिर माफी मंगवाना, फिर वही गलती करना, पार्टी से निकालना, फिर पार्टी के अंदर वापस ले लेना, इस तरह की राजनीति कांग्रेस के अंदर है। लेकिन बीजेपी के अंदर इसका पूरा उलट है। बीजेपी की तरफ से कितनी बार कांग्रेस के तमाम नेताओं को, खुद सोनिया गांधी को कई बार अपशब्द कहे गए, और जब मीडिया की तरफ से सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछे जाते हैं कि आप इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो स्पष्ट कह दिया जाता है कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनका व्यक्तिगत है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी होती है तो वो व्यक्तिगत नहीं होती है, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से होती है तो वो व्यक्तिगत रूप ले जाती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, दोनों इस वक्त आपत्तिजनक शब्दों की राजनीति कर रहे हैं, कहीं भी मुद्दों की राजनीति। 2019 लोकसभा चुनाव चल रहा है, देश मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे। लेकिन यहां पर ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर जो दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुनना पड़ रहा है, सोनिया गांधी को किस तरह के शब्दों से गुजरना पड़ रहा है, या तमाम जो देश के लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनको किस तरह के शब्द सुनने पड़ रहे हैं। कल मायावती ने बहुत, जिसे कहना चाहिए बहुत गंभीर एक तरह से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शिकायत कर रहे हैं कि उनको लोग गालियां दे रहे हैं। वो कह रही हैं कि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं उनको गालियां पड़े। ये क्या है, कौन सी राजनीति है? कहा जाता है कि तीर कमान से निकल जाता है वापस नहीं आता, और जो अल्फाज हैं वो जबान से निकलते हैं तो वापस नहीं आते। तो क्या इनको नहीं मालूम ये बातें? आजाद साहब, देखिए सिर्फ मायावती नहीं है बल्कि देश के अंदर जितने भी पॉलिटिकल बड़े पार्टी के लीडर्स हैं वो तमाम इस बात को कह रहे हैं। ममता बनर्जी को देखिए, वो क्या कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री को कभी गिफ्ट नहीं भेजती, मैं उन्हें पत्थर के रसगुल्ले भेजूंगी, मैं उनको पत्थर भेजूंगी। ये ममता बनर्जी का कहना है। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी क्या कहती है, मायावती उनको क्या कह रही है, उनको तमाम जेडीयू और आरजेडी के तमाम उनके नेता उनको क्या कह रहे हैं। तो ये जो पद है प्रधानमंत्री का, उसके पद की गरिमा यहां नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले मणिशंकर एक अभी मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नेहरू के समय में अटल बिहारी वाजपेयी की किस तरह का व्यवहार था। तो वो राजनीति अलग थी, वो देश की एक स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़े हुए जो लीडर्स निकल कर आए थे, उन लोगों ने जो देश के लिए खोया था वो वही पाना चाहते थे। लेकिन अब यहां पर भ्रष्टाचार, यहां पर आतंकवाद, यहां पर एक दूसरे पर तीखा टिप्पणी, ये नजर आ रहा है। इन पर पर्दा डालने के लिए बस जुबानी भी एक हथियार बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, और खास तौर से उस सूरत में जबकि 2014 से कई ऐसी चीजें आई थी
गूंगी गुड़िया टाइप और तमाम चीजें, और अब होते होते ये हालात हो गए हैं कि पीएम को खुद खड़े होकर ये शिकायत जनता से करनी पड़ रही है कि लोग मुझे गंगू तेली कहते हैं और कभी कोई कुछ कहता है। तमाम हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जबान किसी की रुक नहीं रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करते हैं हम एक और बयान की। कहा जाए तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, जातिगत राजनीति एक बार फिर चर्चाओं में है। पीएम मोदी ने बाकायदा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जितने दिन बुआ बबुआ यानी अखिलेश यादव और मायावती मुख्यमंत्री दोनों मिलकर नहीं रहे, उससे ज्यादा वो अकेले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे ज्यादा टाइम तक। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैंने कभी राजनीति जातिगत आधार पर नहीं की है, जातियों की राजनीति नहीं की है। लेकिन अभी भी तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं और मायावती लगातार जाति की राजनीति करने का आरोप पीएम मोदी पर लगा रही हैं। क्या कुछ कहना है इस पर, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, फिर इस पर चर्चा भी करते हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है और वह इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी के कारण भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। साथियों, ये बुआ बबुआ दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे, कहीं ज्यादा समय मैं गुजरात का सीएम रहा हूं। जी हां, बड़ा चैलेंज किया है पीएम मोदी ने मंच से और कहा है कि जितने दिनों ये दोनों मिलकर नहीं रहे, उससे ज्यादा दिन अकेला मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मैंने जाति की राजनीति कभी नहीं की। सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, आरएसएस अगर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। संजय, अगर देखा जाए आरएसएस साथ नहीं दे रही है बीजेपी का और मोदी का, लेकिन इसके मायने किस तरह से देखा जाए, मायावती क्या कहना चाहती हैं? देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है, खालिद की चुनाव का एक फेज बचा है, यानी आखिरी चरण है और दोनों ही यहाँ पे अगर बात करें गठबंधन जो बसपा और सपा का है, वो खासतौर से बीजेपी के मुकाबले जो सीटों पर चुनाव बचा हुआ है उसमें कैसे कितनी सीटें अपनी झोली ले जाएं और जो एक खास इंटैक्ट वोट बैंक जो दोनों ही पार्टियां अपना दावा करती हैं, तो उसको कैसे लुभाया जाए और उस वोट बैंक में बीमारी से कैसे बचा जाए, इसको लेकर ही एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। और इसी के चलते मायावती ने जिस तरीके से मोदी पर हमला किया, बात समझ में आ रही है कि कोई भी आदमी अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वादों पर, अपने दावों पर, अपनी नाकामियों पर बात नहीं कर रही, लेकिन उसका इशारा सिर्फ दूसरे की खामियां को गिनवाना है। यानी चुनाव के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड कोई देना नहीं चाहता, सिर्फ दूसरे की कमियां गिनवाना चाहता है हर पॉलिटिकल दल। खालिद, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर सिर्फ इतने तक ही सीमित होता है ये चुनाव तो बहुत अच्छी बात थी कि एक दूसरे की खामियां गिनाकर वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ कमियां गिनाने की बात नहीं है, एक दूसरे पर विवादित बयान, अमर्यादित टिप्पणी और जिस तरीके से अश्लील शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से उनकी पत्नी को घसीटा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यानी चुनाव जो है बिलो द बेल्ट खेला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यूज जो हैं गिरी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव। हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं श्रीनगर। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है कि वहां पर रेप के मामले के बाद अब हंगामा शुरू हुआ है, प्रदर्शन शुरू हुआ है और 3 साल की बच्ची के रेप पर घाटी में बवाल है। एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प की खबर आ रही है। एक बड़ी खबर है, छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया, ऐसी खबर आ रही है। श्रीनगर के बांदीपुरा में 3 साल की बच्ची से रेप हुआ था, हम आपको याद दिला दें, जिसके बाद अब प्रदर्शन के तौर पर छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। श्रीनगर की बड़ी खबर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जिस तरह से सड़क के ऊपर आप हर्डल्स देख सकते हैं, पथराव की तस्वीरें,
पूरा वीडियो आप देख सकते हैं जिस तरह से चीजें सामने आ रही। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए। सनम, क्या कुछ लेटेस्ट है आपके पास, अभी क्या चल रहा है आपके श्रीनगर में? देखिए, बिल्कुल खालिद भाई, ये जो घटना है 8 मई को जो ये घटना हुई है, इसके बाद कश्मीर में तरह से बवाल उठ खड़ा हुआ है। और इस बवाल उठ खड़ा होने के बाद पत्थरबाजी की आज की घटना नहीं, कल भी हुई है, आज भी घटना हुई है। कल करीबन 40 जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी जो है वो घायल हुए थे पटन के इलाके में। और कल आम नागरिक करीबन जो प्रदर्शनकारी थे वो करीबन 1 दर्जन के करीब घायल हुए थे। और आज जो सरकार को पहले से ही कल ये इस तरह का खदशा लगा था कि आज इस तरह की दोबारा घटनाएं हो सकती थी, और आज जो सिलेक्टेड कॉलेजेस थे, स्कूल्स वगैरह थे, उनको बंद भी किया गया था। कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शन भी रखी गई थी, लेकिन एक बार फिर श्रीनगर में छात्र जो हैं उन्होंने प्रदर्शन किए हैं और इस प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे पत्थरबाजी के वाक़ात देखने को मिले। और यहाँ पे खून बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि जिस तरह की इंसानियत सोच जो घटना हुई है, ये कश्मीर में अब की ये तीसरी घटना है जिसमें कहा जाता है कि कानून में लंबे जो समय लगता है, कानून का सबसे बड़ी वजह लोग कहते हैं कि शॉर्ट स्पैन में, एक फिक्स्ड टाइम में, वो अगर कि पिछले साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उन्होंने जो आसपा का मामला हुआ था, उसके बाद यहाँ पे माइनर्स के साथ रेप के लिए सजाए मौत की भी तजवीज कर रखी थी, उस कानून को भी पास किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो इस वक्त लोगों में गम गुस्सा है, लेकिन इसी गम गुस्से के साथ कई जगहों पे इस सारे मामले को लेके कुछ लोग सियासी कहें या कुछ। लेकिन सनम, आप जो कह रहे हैं गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो गुस्सा तो नजर आ रहा है उसमें गम कम नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें गुस्सा तो बज़ाहिर दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ये घटनाएं बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है और बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह का रवैया नजर आ रहा है वो पूरे मुल्क में अगर देखा जाए उससे कहीं डिफरेंट है, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश भर में हालांकि होती हैं, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उनको रोका जाना चाहिए। जो प्रोविजन है आईपीसी के सेक्शन से उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो सड़कों पर हो रहा है ये भी मुझे नहीं लगता है कि इसको भी जस्टिफाई किया जाए। खालिद, बिल्कुल इसको जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस चीज को कहीं न कहीं अलग अलग रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कई तरह की जो सियासत चल रही है, हम उसको सियासत कहें या सिचुएशन कहें, उस सिचुएशन के साथ इसको कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसके साथ जोड़ रहे हैं। आप नजर बनाए रखें और तफसीलात आप मुहैया कराएं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं 2 के पंच की अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब हम एक बार फिर उस विवादित माहौल की जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी पर एक प्रियंका शर्मा ने कुछ कैरिकेचर बनाया, कुछ कहीं ना कहीं कार्टून बनाया या उनकी एक तस्वीर को कहीं ना कहीं बदलाव करके किया, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई। हालांकि अब उनको जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की शर्त यह रखी है कि आप बाहर जाते ही माफी मांगेंगे, जमानत पर जाते ही। सबसे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ इस पर जानकारी है, क्या कुछ रिएक्शन है, फिर इस पर चर्चा करते हैं। हम बहुत खुश है, इतना खुश है कि आप हमको देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप हमको देखे कितना हम मायूसी थे, अब भी हम इतना खुश है कि हम अपना खुशी हम बयां नहीं कर पा रहे कि मेरा बेटी को मिल गई। सबसे पहले क्या बोलना चाहिए बेटी को? बेटी को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। इतना जो तकलीफ किया उसके लिए भी हम थैंक यू बोलेंगे कि जो कभी वो इतना झेल नहीं सकती, आज उस लड़की इस जगह में है, इतना तकलीफ में है, वो आएगी, हम उसको अपने से और कभी हम उसको दूर नहीं होने देंगे। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये ममता जी की सरकार की क्रूरता और काले कारनामों पे सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जीत। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, इस तरह के कार्टून बनाया जाना हालांकि बिल्कुल अब आम सा हो गया है, हालांकि इसको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ जो कानूनी प्रोविजंस हैं वो होने चाहिए। लेकिन क्या लगता है ममता बनर्जी लगातार अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाने लगी हैं? और लेकिन जिस तरीके से प्रियंका को गिरफ्तार किया गया था उसे भी कई तर्कों के साथ नहीं ठहराया जा सकता। शायद यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने की शर्त के साथ प्रियंका शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर विवाद काफी हुआ था। प्रियंका की ये दलील है कि सिर्फ उन्होंने ही इसे शेयर नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है इसलिए उन्हें टारगेट किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत देखी जा सकती है प्रियंका को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कंडीशन लगा दी है कि आप जाते ही जो है
माफी मांगेंगी तो कहीं ना कहीं उनके इस कृत्य को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत तो माना ही है, ताकि जो भावनाएं आहत हुई हैं उसको आप माफी मांग के मैनेज करें। लेकिन क्या ये बन गया है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं एक दूसरे का चरित्र हनन करके, एक दूसरे के खिलाफ जुबान का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को चर्चा में बनाना चाहते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, ये स्थानीय मुद्दों के अलावा अब ये बड़ा हथियार बन गया है? देखिए आजाद जी, इसमें कई सारी बातें मिली हुई हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से आज ये कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी की दूसरे की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए आपको जरूर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सवाल कोर्ट ने कहा भी है जी, ये कोर्ट ने कहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर देखें आजाद जी, तो ऐसी इस तरह की पोस्ट काफी ज्यादा शेयर की गई है और हजारों की तादाद में लोग हैं जिनकी तरफ से शेयर की गई है। ना सिर्फ ममता बनर्जी को लेकर, बल्कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर ऐसी पोस्ट शेयर की जाती है। जी, तो बड़ा सवाल प्रणय शर्मा ने उठाया है कि क्या सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता होना ही इनकी ज्यादा बड़ी जो है गलती है? लेकिन इतना भी तय है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और प्रणय का शुक्रिया अदा करते हुए अगली खबर हमारे पास दिल्ली से है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शख्स अपनी बेटी के साथ कहीं से आ रहा था और कहीं कहां सुनी हुई लड़की के साथ छेड़छाड़ पर तो उसकी हत्या कर दी गई है। बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर चलने फिरने वालों लोगों पर दिल्ली पुलिस की नजर है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिप्सियों पर, दिल्ली पुलिस के स्लोगन में यह कहा जाता है, दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ हमेशा। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो गई, वारदात से पहले कहा सुनी हुई, उस सब के बीच में दिल्ली पुलिस कहीं नजर नहीं आई। स्लोगन सवालों के दायरे में है। सुनते हैं क्या कुछ परिजनों को कहना है, फिर प्रणय शर्मा से इस पर बात करते हैं। मेरी भतीजी, उस पे कमेंट्स पास किए उन्होंने, छेड़ने की कोशिश की और उसका पीछे से उन्होंने, मतलब जो भी एक छेड़ाछाड़ी भी कह सकते हैं उसको, तो हुई। तो वो भाई ने 1 मिनट उनको रुक के देखा है और वो उनसे थोड़ा उन्होंने क्या हो रहा है, लेकिन वो बिटिया ने कहा चलिए बाप, तो पापा के साथ वो बिटिया आ गई है। क्योंकि हमारा घर उसी गली में है, उन्होंने अपनी बिटिया को घर पे छोड़ा। घर पे छोड़ के उन्होंने वापसी स्कूटी मोड़ी और वो उनसे पता करने के गए, यहाँ भी तुम क्यों क्या बोल रहे थे। तो इन बिटवीन जब वो वापसी पहुंचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही पहुंचे हैं तो वो जो 3-4 लड़के जो भी थे उन्होंने उनपे चाकू से नहीं, उनको पहले उनके साथ झगड़ा हुआ है उनका, उन्होंने मारपीट स्टार्ट की है। मारपीट जब हुई है स्टार्ट तो इन बिटवीन वो जो बिटिया थी ऊपर घर पे, उसने देखा तो पापा वापसी नहीं आए ऊपर, तो उन्होंने झांक के देखा बालकनी से तो शोर गली में था। उसने अपने छोटे भाई को कॉल किया कि पापा आए नहीं मेरे साथ में, पीछे वहां पे झगड़ा हो गया शायद उनका। बेटा इन बिटवीन उतर के आया घर पे और वो साथ में उनको लेके मतलब उनको देखने के लिए गया उसी गली में। तो आगे वहां पे पापा उसको गिरे हुए थे और उसको ऑलरेडी चाकू मार चुके थे वो। जी हाँ, तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें माइनर भी हैं, नाबालिग हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस पर सवाल नहीं उठ रहे कि सड़कों पर लोग वेपन लेकर घूम रहे हैं, चाकू हथियार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये पता लग जाता है कौन सा ट्रक ओवरलोडेड है, कौन से ट्रक के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और पैसे लेकर वो छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन हथियार या इस तरह के वेपन नहीं पकड़े जा रहे। और माइनर तो आजकल दिल्ली के अंदर ज्यादा चर्चाओं में है। अभी आपने कई वारदातें देखी होंगी। हाँ बिल्कुल आजादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो पूरी घटना है इसने शर्मसार कर दिया ना केवल दिल्ली पुलिस, बल्कि जो ये पूरी घटना जब जिस वक्त वो लोग चाकुओं से वार कर रहे थे उस युवक के ऊपर, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो छज्जों से इस पूरी घटना को देख रहे थे। अगर उनमें से कोई बीच बचाव करने आता तो शायद जो मृतक के पिता है उनकी जो पिता है उनके लड़की के, शायद उनकी जान बच सकती थी। उसमें सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस की के साथ साथ जो है जो समाज है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है। क्योंकि पूरी तरीके जिस तरह से बताया जा रहा था कि तकरीबन रात 11 बजे की ये घटना है। जो लड़की के पिता थे वो लड़की को लेकर उसको बीमारी थी, कोई सरदर्द को लेकर हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद वहां से वो वापसी आते हैं
और लेकिन तरुण, सबसे बड़ा सवाल ये, देश की राजधानी के अंदर इस तरह की वारदात हो रही है। पूरे देश की अगर बात करेंगे तो लोग कैसे अपने आप को मान के चलें कि वो सुरक्षित हैं? दिल्ली के अंदर अकेले मोती नगर की ये वारदात है, लेकिन तिलक नगर थाने के अंदर भी कहा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर लगभग 88 लोगों की शिकायतें आई है कि उनके एटीएम से पैसा निकाल लिया गया, एटीएम उनकी जेब में है। ये एक अलग वारदात है हालांकि, लेकिन क्या अपराध कंट्रोल में है या दिल्ली पुलिस के काबू में है? हाँ, देखिए, दिल्ली पुलिस इस वक्त बड़े सवालों के घेरे में है। लगातार अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही है। क्योंकि ये मामला थोड़ा सा मुस्लिम परिवार से था, तो इसे जो है बीजेपी ने भी, जो है आपने देखा होगा, बीजेपी ने ट्वीट नहीं, करके इस मामले में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। आईपीसी के सेक्शन में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा गया। हत्या के लिए 302 है, 302 सिर्फ और सिर्फ 302। ताजीरात हिंद में 302 है, उस पर बात होनी चाहिए और कानून के दायरे में बात होनी चाहिए। किसी को भी किसी धर्म का या मजहब का शायद फायदा नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सेना की। सेना की बहादुरी पर किसी को कोई शक नहीं है और सेना को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है, लेकिन एक चिट्ठी आई है सेना की तरफ से और सरकार को कहा गया है कि उनको मिलने वाला गोला बारूद घटिया है, सब स्टैंडर्ड है और उसको लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर वारदातें बढ़ रही हैं, हादसे बढ़ रहे हैं और लोग घायल भी हो रहे हैं। और हमने अब जो नियमित हमारी प्रैक्टिस है उसको हमने रोक दिया है। इस पर अगर देखा जाए बेहद गंभीर है। दिनेश नैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दिनेश नैन साहब, एक चिट्ठी आई है, उसमें कहा जा रहा है कि गोला बारूद सब स्टैंडर्ड सप्लाई किया जा रहा है। इसको कितना गंभीर मानते हैं आप और क्या इसका हल है? और क्या मौजूदा जमाने में जबकि सेना को लेकर राजनीति हो रही है, चर्चाएं हो रही है, कैसा लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी टाइम से अलग अलग हादसे होते आ रहे हैं, टैंकों के अंदर, तोपों के अंदर या एयर डिफेंस की जो तोपें हैं उनके अंदर, कि जो एम्युनिशन हमारे को आर्मी में, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये करीब 41 फैक्ट्रियां हैं जो मेन सप्लाई करती हैं आम हथियारों का या एम्युनिशन का हमारी आर्मी को। और इसके अंदर जो डिफेंस एम्युनिशन है जो दिया जा रहा है हम लोगों को, इसमें काफी समय से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई लोग मारे गए, इक्विपमेंट भी डैमेज हो रहे हैं और इसकी रिपोर्ट टाइम टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी जाती है। परंतु अभी देखिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो आर्टिलरी हमारा तोपखाना है, उसकी 105 mm गन, जो कि हिंदुस्तान ने खुद 1970 में अपने आप जिसका इजाद किया था, उसका एम्युनिशन हो, चाहे 130 mm एक गन्स है उनका हो, या हमने जो अभी अमेरिका से लाइट व्हिट्जर लिए हैं 177, अभी पिछले साल ही उसकी जो तोप का जो बैरल है वो फट गया, उसके अंदर ही गोला फट गया, उसकी भी रिपोर्ट गई। हम लोगों ने खुद अपना एक जो आपका बुफल्स गन है उसका टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर हुआ था, उसके माध्यम से हमने धनुष गन बनाई, उसके एम्युनिशन के अंदर भी जो है वो उसका एम्युनिशन भी जो है बैरल में फटना शुरू हो गया। और इसके अलावा जो आपका टैंक है, नैन साहब, अभी ये कहा जा रहा है, चिट्ठी में ये भी कहा गया है जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। लेकिन एक खबर और भी है, हालांकि कई साल पुरानी है, लेकिन आज तक वो खबर जो है सवालों के दायरे में है। मध्य प्रदेश के ऑर्डिनेंस जो डिपो है वहां से 62 ट्रक एक्सप्लोसिव जो है वो गायब है, FIR दर्ज है, वो कई टन बताया जा रहा है वो गायब है। क्या उसको मैनेज करने के लिए सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें मिक्स किया जा सकता है? क्या ये ऐसी संभावनाएं हो सकती है, आशंका है? देखिए इसका दोष आप सेना को नहीं दे सकते। सेना में तो वैसे भी मैं बताऊं आपको कि जो हमारा ये सेना को नहीं दे रहे, सिस्टम को दे रहे हैं, जो पूरा एक चेन है। लेकिन मैं जरा एक बात कंप्लीट कर लूं कि हमारी L70 गन्स हैं, उसका एम्युनिशन तो इतना खराब आना शुरू हो गया था कि आर्मी ने वो 40 mm हाई एक्सप्लोजिव उसका एम्युनिशन बोलते हैं, हमने वो इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। और जहां तक सवाल है आर्मर्ड का यानी टैंकों का, उनके 40 एक्सीडेंट हो चुके हैं 125 mm की गन के अंदर। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा आपको, देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें एक भी सेना का अधिकारी नहीं जो इस बारे में फैसला करता है कि क्या एम्युनिशन लेना है क्या नहीं लेना, जो इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको इसको ऐसे बताना चाहूंगा कि PhD तो सभी लोग करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में हमारे देश के अंदर, और उनको आप डॉक्टर भी बोलते हो, परंतु वो PhD किया हुआ डॉक्टर आपके दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर आप ऐसे ही IAS अधिकारियों को भर दोगे जिनको कोई तजुर्बा नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर इससे ऐसी प्रॉब्लम होएगी।
इसीलिए जरूरत इस बात आपने एक की है। बिल्कुल बेसिक सवाल उठा दिया है नैन साहब, ये बात आपने कह के ये याद दिला दिया है कि अक्सर ये कहा जाता है विदेशों के अंदर जब लाइसेंस वेपन का दिया जाता है तो पुलिस देती है, क्योंकि मालूम है उसको कि कैसे उसको दिया जाता है, लेकिन यहां पर सिस्टम आईएएस और उनका एक बताया जाता है। आपने भी यही बताया है कि अगर आर्मी के लिए भी इसी तरह के ऑफिसर्स होंगे तो वो यकीनन वो जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नैन साहब आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी और ये सेना को लेकर एक बड़ी गंभीर बात थी, इसमें कोई भी हो लेकिन जांच होनी चाहिए। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत।